आज का डिस्कशन मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट वाला है क्योंकि आज तक हमने ये वर्ड डिस्कस किया है कि क्या करना चाहिए, एक फाउंडर ने क्या करना चाहिए, ये स्टार्टअप कैसे होता है, फंडिंग सीरीज कैसे उठाते हैं। लेकिन आज जो डिस्कशन हम करने वाले हैं, जहाँ पे आपकी जर्नी क्या थी, राइट फ्रॉम बीइंग स्टार्टअप की जर्नी में आपकी एंट्री हुई फ्रॉम द जॉब, उसके बाद में फिर आपने मल्टीपल स्टार्टअप्स किए, फंडिंग उठाई मल्टीपल्स, और अभी उसके बाद एक काफ़ी अरसे तक आप एक एज अ स्टार्टअप मेंटर रहे हो। आपने काफ़ी ज़्यादा कंपनीज को, फाउंडर्स को फंडिंग रेज करने में मदद किया है। तो ये सब स्टोरी जो है, ये मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था इसको सुनने के लिए, और शायद हमारे व्यूअर्स भी बहुत एक्साइटेड रहेंगे ये जानने के लिए कि एक आपकी खुद की जर्नी कैसी रही है। तो स्टार्ट विद दैट, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो जर्नी रही थी स्टार्टिंग फ्रॉम जॉब एंटरिंग इनटू स्टार्टअप, वो कैसे थी? देखिए, मैं भी एक नॉर्मल एस्पिरेंट था और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से मैं भी कोई बिजनेस फैमिली से नहीं बिलोंग करता हूँ। कुछ वक्त मैंने ज़रूर कॉर्पोरेट्स में जॉब किया क्योंकि आपके पास उतने एक्सपीरियंस अनुभव नहीं थे। एस्पिरेशन ज़रूर था बहुत समय से कि मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन वो सही समय तक वेट किया। एक गलती भी की कि कई बार मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को वेट करवा रहा हूँ या स्ट्रेच कर रहा हूँ। आई थिंक 3 साल मैंने ये डिसाइड करने में वेस्ट कर दिए कि मुझे सही में एंटरप्रेन्योरशिप में जाना भी चाहिए। और उसका रीज़न था कि मैं शायद खुद के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे बिजनेस मॉडल पे या आइडिया पे ज़रूर यकीन था, लेकिन वो कैसे शेप अप होगा। और बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड, ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, आपके पास में उतना इनफ बैकअप नहीं है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को सोचते हो। तो लेकिन कई बार जब उसके बाद जब असेस करता हूँ तब रियलाइज़ होता है कि वो 3 साल मैंने क्यों वेस्ट किए। और 3 साल की जर्नी के बाद ये समझ में आता है कि शायद ये 3 साल पहले भी करता तो शायद वहीं पे होता जो आज अभी शुरू कर रहा था। बराबर। कोई चीज़ बदली नहीं। जहाँ पे मैं 3 साल पहले जितना फंड्स के साथ शुरू करना चाह रहा था, तो शायद थोड़ा सा एडिशनल फंड उसमें जमा हुआ होगा, लेकिन प्रिपरेशन तब भी थी। सिर्फ वो एक फियर और वो एक अनप्रिपेयर्ड थॉट प्रोसेस था अंदर जो पुश कर रहा था कि होल्ड करते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो स्विच करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। एक एग्जांपल की तरह अगर मैं समझाऊं उसको, तो कंसिडर करो कि आपके पास में एक पेंसिल है और आप उस पेंसिल को यूज़ करना चाहते हो। आप विजुअलाइज करते हो कि उसको एक बहुत अच्छे से शार्पन तरीके से टूल के साथ में मैं शार्पनर से शार्प करूँगा और अच्छी सी दिखेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस परफेक्ट वर्जन को देखने के लिए हम वेट करते रहते हैं कि कब वो शार्पनर मिले। आज आपके पास वो शार्पनर नहीं है, लेकिन आपके पास शायद ब्लेड हो सकता है या दूसरा कोई टूल हो सकता है। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि आपको सोचना पड़ेगा कि जब तक मेरे पास में वो शार्पनर नहीं है, कम से कम मैं वो रिसोर्स ढूंढूं जिससे कम से कम मैं उस पेंसिल का इस्तेमाल करना शुरू करूँ। तो आपका आइडिया उसी तरीके से है कि जो रिसोर्सेज है उससे काम शुरू कीजिए, और एक स्टेज आएगा जब आपके पास में वो सही टूल होगा जिससे आप उसको उस शेप तक पहुंचा सके। लेकिन अगर आप वेट कर रहे हो कि जब तक वो नहीं होगा तब तक मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो वही एक पीरियड है जहाँ पे आप अपने आप को होल्ड कर रहे हो। तो रोल आउट करना पहले चालू करो। ज़रूरी है, आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि एज ए एंटरप्रेन्योर आपका प्रिंसिपल जो रोल है या प्रिंसिपल आपकी जो पर्सनालिटी है वो यही दिखाती है कि आप ऑड सिचुएशंस को अगेंस्ट द ऑड जाके कहीं ना कहीं वो सोल्यूशन ढूंढ पा रहे हो। आप हम कहते हैं ना कि आपने सोल्यूशन ढूंढा, जो पेन पॉइंट के अगेंस्ट में आप सोल्यूशन दे रहे हो। तो जिस तरीके से आप कस्टमर्स के लिए कोई पेन पॉइंट के अगेंस्ट सोल्यूशन ऑफर कर रहे हो, तो अपने पेन पॉइंट्स के लिए भी आपको खुद ही आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे। राइट। तो अगर आपके पास में वो कैलिबर है, आपके वो पुश है, तो आप उसको शुरू कर सकते हो। तो शुरुआत करना ज़रूरी है। राइट। आपने जब शुरुआत किया तो हो सकता है कि फैमिली के साइड से रश हो कि नहीं करना चाहिए, या फिर सोसाइटी भी है, बीइंग इन मिडिल क्लास फैमिली, वो होता है कि आपको एक रेजिस्टेंस आता है कि सोच समझ के करना। ज़रूर था, वो फियर ज़रूर था। और जब मैंने शुरू किया तब मैं अपने करियर के बहुत पीक पे था, सब कुछ सही चल रहा था। तो बट ऑब्वियस था कि कई लोगों को लग रहा था कि ये बहुत ही अजीब सा अना डिसीजन है कि तुम एक अच्छे करियर को छोड़ के रिस्की प्रोपोजिशन की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं है। और 2011-12 में उस समय फंड रेज करना, इक्विटी टर्म्स या ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं थे। तो उस समय तो बहुत रिस्की था, क्योंकि बिजनेस ऐसा भी बहुत अच्छे शेप अप में नहीं था, इकोनॉमी भी बहुत अच्छी बेहतर कंडीशन में नहीं थी। Right. तो रिस्की था। लेकिन
जब आपको कन्विंस करना है, अगर आप अपने खुद के लोगों को नहीं कन्विंस कर सकते तो फिर लोगों को कैसे कन्विंस करोगे? राइट। सो कई लोग ज़रूरी नहीं कि मान भी जाए, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ, आपका जो प्लान है वो प्रिसाइज है। बस एक ही गलती या फिर मैं कहूँगा कि एक सजेशन ज़रूर मैं देना चाहूँगा जो स्टार्टअप्स उसमें एंट्री करना चाहते हैं। एटलीस्ट इतना इनफ आपका बैकअप प्लान होना चाहिए कि वो आपकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट ना करे। आप उतना प्रिकॉशन ज़रूर लीजिए कि आपके पास में उतना इनफ कैपिटल फंड्स जो आपके बिजनेस को चलाने के लिए है। एट द सेम टाइम आपकी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वहाँ पे भी आप उसको फुलफिल कर पा रहे हो। इट शुड नॉट बी ऑन द कॉस्ट कि मैं एक चीज़ को कम्प्लीटली खराब कर रहा हूँ और Right. दूसरी चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। दैट्स नॉट राइट अप्रोच टूवर्ड्स दैट, क्योंकि पैशन होना ज़रूरी है, लेकिन वो बैलेंस रखना भी ज़रूरी है कि आप उस पैशन को सही तरीके से रिजल्ट तक पहुँचा सकें। राइट। अभी आपके पास गट फीलिंग था कि मैं कर लूंगा, या फिर उसके साथ एक प्रॉपर आपका बिजनेस प्लान ऑलरेडी रेडी था कि अभी ये एग्जीक्यूट कर लूंगा तो हो ही जाएगा? क्या था? गट फीलिंग नहीं थी, कॉन्फिडेंस था। और कॉन्फिडेंस आया था क्योंकि मैं अपने आप को अपने करियर में प्रूव कर पा रहा था। कई बार ये मैं अभी एग्जांपल्स के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्टार्टअप्स के साथ काम किया है। कई बार मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर आपका करियर में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है तो आपको लगता है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा तो चलो एक बिजनेस करके देखते हैं। हाँ। तो ये ऑल्टरनेट नहीं है, राइट? तो मैं अपने करियर में अच्छा कर रहा था, मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा था, मैं कॉन्फिडेंट था कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ उसके रिजल्ट्स दे पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे वो सेंस था कि मैं अगर खुद के लिए भी एफर्ट्स लगाऊंगा तो शायद मेरे पास में उतना है जिससे मैं अपनी बिजनेस को उस रिजल्ट तक पहुंचा सकूं। तो ऐसा नहीं कि मैंने सडनली प्लान किया और जंप कर गया उसके अंदर। Right. मैंने खुद को प्रूव किया, खुद को समझा और उसके बाद डिसाइड किया कि हाँ, ये रीजनेबल सही टाइम है जहाँ पे ये चांस लिया जा सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप डिफिकल्ट रोल है और आफ्टर दिस 10-15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अभी तो मैं बहुत कॉशियसली लोगों को कहता हूँ कि अगर इसमें आना है तो उस तरीके से आए, उस तैयारी के साथ आए जहां आपको लगता है कि आज मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे बेस्ट पोजीशन पे हूँ और मैं इस बेस्ट पोजीशन से और एक बड़े पोजीशन पे जा रहा हूँ जहाँ पे इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे ज़्यादा प्रेशर, इससे ज़्यादा डिफिकल्टीज होंगी। आप उसके लिए तैयार है तो इसमें आना चाहिए। इलॉन मस्क कहते हैं ना कि इट्स लाइक बाइटिंग अ ग्लास एंड इट विल ब्रेक इन योर माउथ एंड देन इट विल स्टार्ट हीलिंग, और फिर उसके आगे तुम सीखोगे Absolutely, चीजें। it's not that easy because you are taking all the burden on your shoulder. You are the one who is going to take the responsibility of each and every decisions, results, everything. तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उसके बाद बैकआउट नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके साथ में जितने जुड़े हुए लोग हैं उनकी सबके ऊपर उसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि चाहे वो मेरे 2 एम्प्लॉई क्यों ना हो, अगर उनकी लाइफ में कुछ भी प्लस माइनस होने वाला है वो मेरे निर्णय, मेरे डिसीजंस की वजह से होगा। तो वो बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसको आपको, अगर वो आप नहीं तैयार हो उसके लिए तो थोड़ा वेट कर लो, उसके बाद फिर डिसाइड करो। राइट। आपने जब स्टार्ट किया उसके बाद आपको कितने साल हो गए अभी बीइंग इन स्टार्टअप जर्नी? मैंने 2011 में शुरू किया था। ऑब्वियसली अभी 10-11-12 साल हो गए और इनिशियल फेज टफ रहा, इतना आसान नहीं था क्योंकि मैं खुद भी एक बैगेज के साथ में शुरू किया था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है, लीड पोजीशन पे काम किया है, टीम मैनेजमेंट समझता हूँ, लेकिन बहुत सही समय पे जल्दी ही समझ में आया कि वो उतना इनफ नहीं है क्योंकि वो एक डिफरेंट रोल था। वहाँ पे आपके पास में बहुत सारा सपोर्ट फंक्शन अवेलेबल होता है, यहाँ पे आपको सब कुछ खुद ही करना है, ऑफिस खुद खोलना है, साफ सफाई हो रही है वो भी आपको देखना है। तो वो काफ़ी अलग जर्नी है और शायद एक है ना, एक एज के बाद में या फिर एज कुछ एक्सपीरियंस के बाद में आप उस मोल्ड में चले जाते हो और उससे वापस पीछे जाना और फिर से शुरुआत करना आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं वो जर्नी में आपको लगता है कि कहीं मैं डिग्रेड तो नहीं हो गया, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको पता है कि आपके प्लान्स क्या हैं और आप उसको कहाँ तक पहुँचा रहे हो तो वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। राइट। तो मैं बिलीव नहीं करता कि किसी एंटरप्रेन्योर को मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर आपको सही में मोटिवेशन की ज़रूरत है तो फिर आप गलत जगह थे, क्योंकि आपने खुद चूज़ किया है, वो आपका प्यार है और आप उसमें एंटर कर चुके हो, तो वहाँ पे आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है। आपको चूज़ करना पड़ता है कि किस स्टेज पे किस सपोर्ट की ज़रूरत है और यू शुड नॉट हेजिटेट टू आस्क हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम द राइट पीपल, ये ज़रूरी है। इन 13 साल में या फिर 12 साल में कितने स्टार्टअप्स आपने खड़े किए? फॉर्चुनेटली मतलब कोविड से पहले मैं 2 स्टार्टअप्स के ऊपर काम कर चुका था जो एक अपने आप में इस्टेब्लिश थे। कोविड के समय मैंने ये थर्ड जो स्टार्टअप मेरा इनफ्लो है जिसमें मैंने स्टार्टअप्स के साथ काम करना शुरू किया। तो मेरे दूसरे जो पार्टनर्स थे, क्योंकि 8-9 मंथ्स का एक वैक्यूम पीरियड था और कहीं ना कहीं सब लोग इमोशनली एग्जॉस्टेड थे
सब चाहते थे कि कुछ तो नया किया जाए या फिर कुछ रास्ता निकले कि कम से कम खुद को एंगेज रखे और जो आपकी टीम है एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल किया जाए। तो किसी ने पीपी किट्स को बेचना शुरू किया, किसी ने थर्मोमीटर्स लाए चाइना से वो बेचे। मुझे लगा कि मैं शायद मेरी जो एक्सपीरियंसेस है, जो मेरा पुराना प्रैक्टिकल नॉलेज है अबाउट स्टार्टअप और वो बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो मैंने अपने वर्कशॉप्स और वेबिनार शुरू किए, बहुत कैजुअली शुरू किया, इसमें कोई ऐसा प्लान नहीं था कि वो कंपनी में फॉर्म हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे फिर हमको रिजल्ट्स मिलने लगे, स्टार्टअप्स जुड़ने लगे एंड आई स्टार्टेड फीलिंग ग्रेट है ना, हाई अबाउट दैट कि मैं जो शेयर कर रहा हूँ मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, वो पहले मुझे लगता था ये तो बहुत बेसिक्स है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोगों को पता ही हुआ। लेकिन धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि वो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे काफ़ी हेल्प मिलता है। चाहे वो स्टार्टअप्स को शुरू करने में हेल्प मिलता है, डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, या फिर मार्केट में सही डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। सो स्लोली ग्रेजुअली वी अंडरस्टूड कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड एट वन पॉइंट वी रियलाइज कि फंड रेज बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो शायद मिसअंडरस्टूड है। लोगों को लगता है कि सिर्फ पैसा रेज करना, इन्वेस्टर्स तक मिलना है और पिचिंग करना है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए हम कितने रेडी हैं, कितने एलिजिबल है, कौन सी राइट सिलेक्शन करनी चाहिए, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद हमने फिर ऑब्जर्व किया कि इंडियन गवर्नमेंट्स के सपोर्ट के साथ में या जो स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना ग्रो कर रहा है, तो उस समय ऐसे बहुत से लोग जो एक्सपीरियंस है उनको सामने आना चाहिए, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करके उनकी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर पाए। तो हमने इस जर्नी को कंटिन्यू किया एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे बोर्ड ने, बाकी मेंबर्स ने भी मुझे परमिट किया कि आप इसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये ब्रांड बिल्डिंग में भी हेल्प कर रहा है, प्लस बाकी जो सिस्टम्स रेडी हो रहे हैं और जितने स्टार्टअप्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उससे हमारी नेटवर्किंग भी इम्प्रूव हो रही है। कैन यू टेल मी अबाउट आपके जो पहले स्टार्टअप्स थे वो क्या करते थे इन शॉर्ट? हाँ, तो जो मेरा फर्स्ट बिजनेस था वो एक पायनियर बिजनेस था, जहाँ पे हमने स्टार्टअप शुरू किया जिसमें हम पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज दे रहे थे। उस समय पिकअप एंड ड्रॉप बहुत बड़ी और नई चीज़ थी, आसान नहीं थी, कॉम्प्लेक्स था। लेकिन मोबाइल्स में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इस तरीके का इंश्योरेंस प्रोग्राम लाया था कि आप जब नया प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम आपके घर से पिक करेंगे और उसको ठीक करके आपको वापस लौटाएंगे। तो वो हाँ, काफ़ी प्रोग्राम सही भी चला। हमने रिटेल्स के साथ में शुरू किया, फिर उसके बाद में हमने माइक्रोमैक्स और लावा कार्बन्स के साथ में डायरेक्टली कोलैबोरेट्स भी किए और काफ़ी हद तक वो बिजनेस मॉडल एक सक्सेसफुल मॉडल में कन्वर्ट हुआ। धीरे धीरे हमने उसको इवॉल्व किया, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स लाए, उसमें प्रोडक्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी लाए, हमने उसको फ्रेंचाइज में भी कन्वर्ट किया और ग्रेजुअली फिर वो ग्रो होते गया। वो हमारा फर्स्ट बिजनेस था। व्हाट इट्स सिचुएशन, अभी क्या सिचुएशन है उसका? मैंने अपनी तरफ से तो उसमें एग्जिट लिया है, क्योंकि उस बिजनेस में एक स्टेज के बाद में मुझे एक अपॉर्चुनिटी आया जहाँ पे मुझे आईफोन रिफर्बिशमेंट या रिफर्बिशमेंट बिजनेस में इंटरेस्ट नज़र आया। क्योंकि वो एक नया बिजनेस था जो इंडिया में काफ़ी नया था, लेकिन डेवलप कंट्रीज में उसकी काफ़ी अच्छी डिमांड थी। और यहाँ पे हमें एक ग्रुप ने कोलैबोरेट करने के लिए ये किया, अलाउ किया, तो हमने मिलके एक आईफोन रिफर्बिशमेंट के ऊपर काम शुरू किया और धीरे धीरे उस ग्रुप के सपोर्ट से अभी हम लोग उसको प्रोड्यूस भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और बाकी काफ़ी सारे मार्केट प्लेसेस से सेल भी करते हैं। Okay. What is your second startup? Is what I have mentioned. iPhone refurbishment. तो हमने आईफोन रिफर्बिशमेंट में एंट्री किया। हालांकि रिफर्बिशमेंट में एंड्रॉइड्स में भी होता है, लेकिन हमने अपनी माइक्रो निश को आइडेंटिफाई किया कि हम आईफोन में करना चाहेंगे, क्योंकि वो एक प्रीमियम क्लास कस्टमर बेस है और वहाँ पे पोटेंशियल है कि हम एक अच्छी बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा कर सके। उसकी मार्केट डिमांड भी है, नीड भी है और वहाँ पे हमें उसके सारे जो इकोसिस्टम चाहिए थे वो इजीली अवेलेबल भी हो गए। ये जो आपका आईफोन रिफर्बिशमेंट है, ये इज इट स्केल ऑल ओवर इंडिया? यस, सो इट्स ओपन मार्केट। ये तो हम कहीं पे भी बेच सकते हैं, हम ऑनलाइन भी बेचते हैं और ऑफलाइन भी बेचते हैं। हालांकि हम ज़्यादातर B2B बिजनेस में कर रहे हैं, हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग में नहीं है या हम कस्टमर डायरेक्टली नहीं बेच रहे हैं, लेकिन हमारे पार्टनर्स हैं, उनके थ्रू हम उसको सर्कुलेट करते हैं। ओके। और आपके थर्ड स्टार्टअप में जहाँ पे आप बिजनेसेस को हेल्प करते हो फंडिंग उठाने में या फिर फाउंडर्स को, आज तक कितने फाउंडर्स को आपने मेंटरशिप एज ए कम्युनिटी हम लोग ने शुरुआत जब किया था तो हमने वेबिनार्स और वर्कशॉप से शुरू किया था। हमने कोर्सेज बनाए थे और वो कोर्स काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया, जिसको हम मास्टर प्लान कहते हैं। और उसमें 3 वर्जन्स, 3 डिफरेंट कोर्सेज थे। वैलिडेशन कैसे करना है, आपकी वैलिडेशन रिपोर्ट कैसे बनानी है इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करना है और ब्लूप्रिंट ऑफ इन्वेस्टर्स फंडिंग। तो वो हमने ऑलमोस्ट 2000 प्लस कोर्सेज सेल किए एट वेरी प्रीमियम कॉस्ट। 5000 प्लस हम लोग चार्ज कर रहे थे
उसके बाद हमको रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स को ऐसी हेल्प चाहिए जहाँ पे उनको पर्सनलाइज हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। Right. सो एक ये समझने की ज़रूरत थी कि किसे कोचिंग की ज़रूरत है और किसे कंसल्टेशन की ज़रूरत है या मेंटरशिप की ज़रूरत है। तो जब तक आप लर्न कर रहे हो, जब तक आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, तब तक आपको कोर्स ठीक है कि आप कोर्स कर रहे हो ताकि आप डिसाइड कर सको कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक स्टेज के बाद जब आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो हमें लगा कि मेंटरशिप सर्विस ज़रूरी है। तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट 87 कंपनीज के साथ में, स्टार्टअप्स के साथ में काम किया है। उसमें स्टार्टअप्स बिल्कुल अर्ली स्टेजेस की भी हैं जो सिर्फ आइडिया के साथ में काम शुरू किया है, और कुछ स्टार्टअप्स मैच्योर स्टेज के भी हैं जिनका ऑलमोस्ट अभी भी मतलब टर्नओवर 30 करोड़ 40 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है, और कुछ कंपनीज 100 करोड़ भी क्रॉस कर चुकी है। तो ऑल ऑफ मिक्स ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ स्टार्टअप्स हैं। अभी तक 87 के साथ में हम काम कर चुके हैं और ग्रेजुअली अभी नंबर्स बढ़ रहे हैं। अभी टोटल इन ऑल ये जो आप जिनको मेंटरशिप दे रहे हो, इन्होंने कितने सीआर के फंडिंग उठाए? अभी तक जो हमारा सक्सेस रेशियो रहा है वो करीब 67% के आसपास अभी तक चल रहा है, और ऑल टुगेदर अगर देखें तो ऑलमोस्ट मतलब 45 to 50% जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स रेज की है, जो टोटल मिला के करीब करीब 67 करोड़ के आसपास में या 66 करोड़ के आसपास में जा रहा है। ओके, और आपने खुद ने कितने सीआर के फंडिंग? मेरे दो जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स थे जिसमें और टोटल मिला के हमने करीब करीब 121 करोड़ के आसपास में रेज किया होगा, जिसमें मुंबई एंजल्स, चेन्नई एंजल्स, बैंगलोर एंजल्स इन्वॉल्व था, सिटी वेंचर्स इन्वॉल्व था, सोल ग्रुप